80 के दशक की बात करें तो यह समय बॉलीवुड के लिए कुछ खास आसान नहीं था। कई बड़े सितारे अपनी अपनी चुनौतियों से जूझ रहे थे। अमिताभ बच्चन कुली की शूटिंग के दौरान लगी गंभीर चोट से उभरने में लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें लंबे वक्त तक पर्दे से दूरी बनाए रखनी पड़ी। दूसरी तरफ डिस्को डांसर की सफलता के बाद मिथुन चक्रवर्ती कुछ ऐसा करना चाहते थे जो उनके करियर के अगले अध्याय को अलग मुकाम दे सके। राजेश खन्ना का स्वर्णिम दौर धीरे धीरे पीछे छूट चुका था और वो एक बार फिर मजबूत वापसी के मौके ढूंढ रहे थे। धर्मेंद्र भी ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश में थे जो उनके स्टारडम को दोबारा चमका सके। सनी देओल तेजी से ऊपर उठ रहे थे, लेकिन उन्हें भी ऐसी कहानी चाहिए थी जो बाकी हीरोज से बिल्कुल अलग दिखे। इन सभी की तलाश एक ही दिशा में जाकर टिक जाती है, उस नाम पर जो उस दौर में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर लगभग अकेले राज कर रहा था। ये नाम था नदीम बेग। 90 के दशक में ऋषि कपूर भी एक मजबूत हिट की तलाश में थे, जबकि संजय दत्त एक प्रभावी कहानी पर काम करना चाहते थे। और मजे की बात यह कि इन दोनों को भी दूसरा कोई नाम उतना भरोसेमंद नहीं लगा जितना नदीम बेग। अब सवाल यह उठता है कि ये नदीम आखिर कौन थे कि बॉलीवुड के इतने बड़े सितारे इनकी फिल्मों को अपनी उम्मीद मान रहे थे। आखिर क्यों इनकी 10 से ज्यादा फिल्मों को फ्रेम दर फ्रेम उठाकर भारत में रीमेक किया गया? यही इस कहानी का असली केंद्र है। 70 के दशक के आखिर तक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बिखरने लगी थी। वहां जिन दिग्गजों का चेहरा फिल्मी दुनिया का सहारा था, वो एक एक करके मंच से उतर रहे थे। वाहिद मुराद का देहांत हो चुका था। मोहम्मद अली स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ते हुए स्क्रीन से दूर हो गए थे। सैयद कमाल उम्रदराज होकर काम कम करने लगे थे। ऐसे में पूरी इंडस्ट्री एक ऐसे चेहरे की तलाश में थी जो न सिर्फ फिल्मों को चलाए बल्कि दर्शकों को भी बांधे रखे। और ये जिम्मेदारी अपने आप नदीम बेग के कंधों पर आ गई। 60 के दशक से लेकर 80 तक, लगभग 3 दशक तक वो पाकिस्तान के फिल्मी आसमान का सबसे चमकता सितारा बने रहे। वहां के प्रोड्यूसर्स की नजर में अगर कोई ऐसा हीरो था जो फिल्म को अपने दम पर आगे खींच सकता था, तो वो सिर्फ नदीम ही थे। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि भारत में भी फिल्मकारों का ध्यान उन पर गया। उन्होंने भारतीय फिल्म दूर देश, जिसे बाद में गहरी चोट के नाम से नाम किया, इस फिल्म में शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, राज बब्बर और प्रवीण बॉबी जैसे सितारे भी थे। यह भी खास बात है कि इस फिल्म में एक पाकिस्तानी अभिनेता और एक बांग्लादेशी अभिनेत्री बबीता को एक साथ लीड जोड़ी के रूप में दिखाया गया। ये उस जमाने के हिसाब से काफी अनोखी बात थी। अब बात उस हिस्से की जहां से बॉलीवुड ने नदीम की फिल्मों को बड़े पैमाने पर अपनाना शुरू किया। भारतीय निर्देशकों ने कई पाकिस्तानी फिल्मों को सिर्फ प्रेरणा नहीं ली, बल्कि पूरा का पूरा ढांचा जस का तस उठा लिया। सीन, संवाद, गाने, क्लाइमैक्स, किरदार, सब कुछ लगभग एक ही। 1982 की पाकिस्तानी फिल्म संग दिल में नदीम और बाबरा शरीफ ने माता पिता का किरदार निभाया था। इसी कहानी को 1984 में भारत में बनाया गया झूठा सच के रूप में, जिसमें धर्मेंद्र और रेखा थे। दोनों फिल्मों की कहानी, उनका फ्लो और यहां तक कि क्लाइमैक्स की लोकेशन तक लगभग हूबहू रखी गई। संग दिल का मशहूर गीत डिस्को दीवाने बाद में भारतीय फिल्मों में भी इस्तेमाल हुआ और नई पीढ़ी तक पहुंचा। इसी समय राजेश खन्ना, जिनका करियर धीमा पड़ रहा था, को नदीम की कई फिल्में बेहद पसंद आईं। 1982 में आई पाकिस्तानी फिल्म मेहरबानी को उन्होंने 1985 में अलग अलग के रूप में बनाया और इसमें उन्होंने वही गाना कभी ख्वाहिशों ने लूटा भी रखा जो असल फिल्म का हिट ट्रैक था। कभी 1981 में नदीम की फिल्म कुर्बानी आई। इसे राजेश खन्ना ने अधिकार नाम की फिल्म बनाकर भारतीय दर्शकों तक पहुंचाया। दिलचस्प बात यह है कि कुर्बानी खुद हॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित थी और इसी प्लॉट पर पहले एक भारतीय फिल्म रुस्तम भी बन चुकी थी। 1983 की पाकिस्तानी फिल्म दहलीज को भी राजेश खन्ना ने 1985 में ऊंचे लोग के रूप में भारत में बनाया। इस फिल्म के कई गीत किशोर कुमार और सलमा आगा की आवाज में थे और ये उनके जीवन के आखिरी दौर में रिकॉर्ड किए गए लोकप्रिय गानों में गिने जाते हैं। इसी तरह ऋषि कपूर ने भी नदीम की कई फिल्मों को अपना आधार बनाया। 1985 की पाकिस्तानी फिल्म परवाना को 1992 में भारत में इम्तिहान प्यार की के नाम से बनाया गया।
इस फिल्म के अनेक गाने भी जस के तस रखे गए। सोच लो इतना एक दिन वापस आओगे तो मैं ना भुलाऊंगा, वादे कसमें मैं भी निभाऊंगी, प्यार की रस्में तेरे लिए दुनिया में आए तेरा साथ निभाएंगे। ऋषि कपूर के करियर में यह पहली बार नहीं हुआ था। 1977 की पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर आईना को भारत में बनाने की योजना थी और पहले ये रोल ऋषि कपूर को ऑफर किया गया, लेकिन बच्चे के बाप होने का किरदार उन्हें पसंद नहीं आया और आखिरकार ये फिल्म मिथुन चक्रवर्ती के पास गई, जिसका नतीजा था प्यार झुकता नहीं, जो आज भी मिथुन की सबसे सफल फिल्मों में गिनी जाती है। हालांकि इस फिल्म की जड़ें बॉलीवुड की अपनी क्लासिक जब फूल खिले से भी जुड़ती हैं, यानी ये सिलसिला एक दूसरे से काफी समय से आगे बढ़ता रहा है। मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? इजाजत तो आप देंगे। तो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? जी, लेकिन इजाजत तो आप देंगे। काम क्या करते हो? जी, होटल रिसेप्शनिस्ट हूँ। काम क्या करते हो? जी, प्रेस फोटोग्राफर हूँ। पैसे कितने मिलते हैं? 750 रुपये। पैसे कितने मिलते हैं? 850 रुपए। और मेरी बेटी की एक साड़ी की कीमत 7,500 है। और मेरी बेटी की एक साड़ी की कीमत 8,500 रुपए होती है। बाद में ऋषि कपूर ने 1974 की पाकिस्तानी फिल्म दिल लगी को भी 1994 में मोहब्बत की आरजू के रूप में अपनाया। कहानी लगभग वही थी, बस रिलेशनशिप डायनेमिक्स थोड़ा बदला गया। मिथुन ने आईना का रीमेक करने के बाद 1988 की पाकिस्तानी फिल्म बाजार ए हुस्न को भी पति पत्नी और तवायफ के रूप में किया। सलमा आगा ने दोनों में एक ही तरह का किरदार निभाया, यह भी काफी कम देखने को मिलता है। मैंने आज तक तुझ जैसी बेहया बेगैरत कम नस्ल और जलील औरत नहीं देखी। मैंने तुझ जैसी बेहया बेशरम जलील औरत नहीं देखी। इसी तरह सनी देओल, जिनका करियर 80 के दशक में तेजी से बढ़ रहा था, उन्हें भी एक पाकिस्तानी रीमेक का हिस्सा बनना पड़ा। 1986 की फिल्म फैसला को भारत में पाप की दुनिया के रूप में बनाया गया। गीत, किरदार और कहानी लगभग वैसे ही रहे। संजय दत्त ने भी नदीम की 1975 की फिल्म पहचान को आधार बनाकर नमक नाम की फिल्म 1996 में की। साफ नजर आता है कि बॉलीवुड ने सिर्फ नदीम बेग की फिल्मों को नहीं, बल्कि पाकिस्तान की कई फिल्मों को हूबहू उठा लिया। हालांकि ये भी सच है कि खुद पाकिस्तानी फिल्मों में भी प्रेरणाएं और रेफरेंसेस मौजूद थे, लेकिन भारतीय फिल्मकारों ने उनमें बदलाव करने की जरा भी कोशिश नहीं की। इस तरह देखने पर पता चलता है कि नदीम बेग सिर्फ पाकिस्तान के सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि भारत में भी कई बड़े सितारों की करियर रणनीति में उनका बड़ा योगदान रहा। और ये तो सिर्फ उनकी फिल्मों की बात है, पाकिस्तान की और भी कई फिल्मों को फ्रेम टू फ्रेम उठाकर भारत में बनाया गया। उनके बारे में फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।